हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने नाउन टॉपिक में इसके टाइप्स पर डिस्कस कर लिया था और बहुत सारे यूज और इसके जान लिए थे। आज हम डिस्कस करते हैं तो इसकी कलेक्टिव नाउन की जो प्रॉपर्टीज होते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। चलिए जी। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन हमने कल जैसे अब इसकी डेफिनेशन से पता चलता है या हमने जान भी ली थी कि पूरे एक समूह को या पूरी क्लास को या फिर एक पूरे ग्रुप को ये शो करता है, इसकी यही आइडेंटिफिकेशन है। तो हमने सारी चीजें पढ़ ली थी। इसको फिर से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कॉम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन कॉम्पैक्ट। जी, नॉन कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट दोनों इसके पार्ट्स हो गए। अब कॉम्पैक्ट की हम बात करें तो कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग। मतलब हो गया कि इसमें ये खुद अपने आप में इसका मीनिंग होता है। मतलब सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग से मतलब है कि इसमें कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसका खुद का अपना पर्याप्त मीनिंग होता है। और दूसरा जो नॉन कॉम्पैक्ट की बात करें तो यह होता है नॉट सफिशिएंट या नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग। मतलब यह होता है, इस डेफिनेशन से अपने को यह पता चलता है कि नॉन कॉम्पैक्ट में कुछ ऐड करने की जरूरत होती है, लेकिन कॉम्पैक्ट में ऐसा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग वो अपने आप में पर्याप्त होता है मीनिंग में, और नॉन कॉम्पैक्ट में ऐसा नहीं होता। इसको हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं और कॉम्पैक्ट को हम काउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं। हमने ये दोनों बातों में कल डिस्कस किया था कि अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, काउंटेबल कौन से होते हैं, तो मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी शायद, क्योंकि ये हमने अच्छे से पिछली क्लास में जाना था। तो इन दोनों का हमने मीनिंग जाना कि कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट क्या होते हैं, कौन सी किस कैटेगरी में रखा जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन से नॉन कॉम्पैक्ट है और कौन से कॉम्पैक्ट हैं। तो एक क्लास एग्जाम्पल हो गया अपना क्लास, बीवाय। तीसरा आर्मी। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फैमिली, पैक, ये अपने पास में कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के। कलेक्टिव नाउन के तो हैं, क्योंकि हमने ये जान लिया कि ये कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में है, लेकिन अगला अपने को पूछे कि कॉम्पैक्ट है या नॉन कॉम्पैक्ट है, तो उससे कैसे पता करेंगे? उसको इस डेफिनेशन से पता करेंगे कि कॉम्पैक्ट को मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग और नॉन कॉम्पैक्ट का मतलब होता है नॉट सफिशिएंट इन मीनिंग। तो हमारे को पता चलता है कि क्लास क्या है। क्लास एक हम जानते हैं कि क्लास किसकी हो सकती है, स्टूडेंट्स की हो सकती है। ज्यादातर यही दिमाग में आता है अपने को कि क्लास की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, तो हम इसको काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रख देते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है। जैसे एक बार फिर इस डेफिनेशन को दोहराएं तो यही मीनिंग निकलता है कि सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग। हमारे को यही बात समझ में आ रही है कि क्लास का मतलब हमारे को दिमाग में सीधा सीधा समझ में आता है, लेकिन बीवाई का मतलब हमारे को समझ में नहीं आता। जैसे बीवाई का मतलब जाने तो ये होता है ग्रुप ऑफ वुमेन्स। जैसे इस एग्जांपल से पता चलता है कि ग्रुप ऑफ वुमेन्स होता है। जैसे हम जनरल सेंस में इसका मतलब सभी को पता नहीं होता, इसकी डेफिनेशन या इसका एक्सप्लेनेशन करने के बाद ही पता चलता है कि बीवाई क्या होता है, तो यह अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा जाएगा।
अब बात करते हैं आर्मी। आर्मी किसका होता है? सोल्जर्स का ग्रुप होता है, तो ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। फैमिली, फैमिली में कौन कौन हो सकते हैं? अपने पेरेंट्स, जिसके मेंबर्स होते हैं वो फैमिली में काउंट हो सकते हैं। तो हमारे को सीधा सीधा मतलब है इसका कि ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में शामिल होगा। चौथा एग्जांपल अपने पास में पैक है। पैक का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ कार्ड्स, ए ग्रुप ऑफ कार्ड्स। तो हमारे को इसका मीनिंग नहीं पता, तो इसको हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। बात शायद यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आई होगी। एक बार फिर से डेफिनेशन से दोहराता हूँ और इन एग्जांपल्स पर स्ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ कि कॉम्पैक्ट में वो होते हैं जिनका मीनिंग सीधा सीधा मतलब अपने को समझ में आता हो, जिस वर्ड का अपने को समझ में आता हो, जिस लाइन का समझ में आता हो कि ये क्या बात कहना चाहता है, तो वो कॉम्पैक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। और जिसका मतलब हमारे को पता नहीं चलता हो, किसी अन्य शब्दों की जरूरत से हमें उस शब्द का प्रयोग करके हम उसका मीनिंग लगाएं या उसका अर्थ समझने की कोशिश करें, तो वो नॉन कॉम्पैक्ट की कैटेगरी में होता है। शायद ये बातें समझ में आई होंगी। चलो आगे हम बात करते हैं, तो इनका एग्जाम्पल्स में यूज कैसे होता है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यहां से बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स के लिए। जो भी कंपेटिटिव एग्जाम्स होती है बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यहां से देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार एक सेंटेंस में अपने को एक वर्ड देकर वो मीनिंग पूछने की कोशिश करता है या फिर कैसे क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, उन पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है अपना, एग्जाम्पल है द पैक्स attacked, the packs attacked the bull। ये अपने को पास में एक एग्जाम्पल है। अब अपने को यहां पता लगाना है, जो CGL 2014 का क्वेश्चन है, ये CGL 2014 का क्वेश्चन है। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है यहां से कि एक वर्ड देकर अपने को उसका पूरा का सेंस लगाना होता है कि वो क्या है। तो हम इसको दूसरे सेंस में लिखें, दूसरे सेंस में लिखें तो मीनिंग अपने को निकलता है द पैक्स ऑफ वुल्व्स अटैक्ड द बुल। कि मतलब पैक्स का मतलब यहाँ किससे लिया गया है, एक शब्द में पूछ रहा है जिसमें अपने को अर्थ सेंस खुद को लगाना पड़ता है कि क्या कहना चाहता है। तो वो है द पैक्स ऑफ वुल्व्स अटैक्ड द बुल। मतलब हिंदी अर्थ की बात करें तो एक वुल्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है, वो किस पर अटैक करते हैं? बुल पर अटैक करते हैं। तो यहां पर अपने को ये क्वेश्चन पूछता है कि ये पैक्स किसका है। तो पैक्स से बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। जैसे कार्ड का भी मतलब एक पैक ही होता है, ए पैक ऑफ कार्ड्स। पूरा जो इसका सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब एक वर्ड से उसका पूरा सेंस लगाना ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे अपने वोकेब में बहुत सारे होते हैं और जनरल कंपटीशंस में बहुत अच्छे लेवल पर पूछते हैं। तो वो क्वेश्चन यहां से भी अपने को एरर में देखने को मिलता है। एक अगला, अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो यह है द बेबीज अटेंड, so the bees will attend the seminar। हमने डिस्कस किया था कि बीवाइज का मीन्स क्या निकलता है। तो यहां पर यह एरर है अपने पास में, यह पैक्स एरर था जिसके इसका प्रयोग करके ये लिखना था। तो यहां पर बीवाइज का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स या ग्रुप ऑफ वुमेन्स, उसका मतलब होता है बीवाइज। तो इसका सही अर्थ लिखें तो होता है द बीवाइज ऑफ गर्ल्स विल अटेंड द सेमिनार। ये हमने कुछ जाना, अच्छी डिस्कस किया कि मैंने बताया कि
एग्जाम्स में कैसा क्वेश्चन पूछता है वो यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट करता है। नाउन के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं अपने पास में, जितना जनरल में कंपटीशंस में क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनने शुरू हो जाते हैं। बहुत आगे तक डिस्कस करना है नाउन का, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को कंपटीशन में देखने को मिलते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े हैं, नाउन के 5 टाइप है, किसका क्या यूज है सही अच्छे से जाना है, किसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है और क्या उसमें होना जरूरी है, आर्टिकल का लगना जरूरी है या नहीं है। कुछ ऐसे भी नाउन है जिनके साथ में आर्टिकल आना कंपलसरी है, कुछ एक ऐसे भी है जिनके साथ में आर्टिकल आता है तो गलत होता है। तो हमारा यहाँ तक का टॉपिक हो गया है। कल हमने मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन के कुछ यूज देख लिए थे। और प्रॉपर नाउन है तो उसका कोई जनरल बहुत अच्छे लेवल में क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि हर एक को पता चलता है कि प्रॉपर नाउन में अगला पहली यही पहचान रखता है कि कोई भी नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तो प्रॉपर नाउन में कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन में बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया, तो आगे अगर नाउन का हम डिस्कस करें तो इसका कैटेगरी के बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं कि नाउन किस कैटेगरी का होना चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से भी पुट होते हैं एग्जाम्स में, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका हम डिस्कस करेंगे। नाउन को हम मतलब आगे क्लासिफिकेशन करें तो किसके आधार पर करें, तो कैटेगराइज करते हैं किसके बेस पर, जेंडर के बेस पे। और जेंडर कौन कौन से होते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि पहला टाइप होता है वो होता है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर का हमको सबको पता है कि मेल रिप्रेजेंटिंग होता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन। तो एग्जाम्पल हो गए बॉय, मैन, ये सारे एग्जाम्पल्स हमें मैस्कुलाइन जेंडर में होते हैं। हस्बैंड। दूसरा होता है फेमिनाइन, दूसरा जो जेंडर है वो है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर का मतलब वही होता है कि फीमेल रिप्रेजेंटिंग होता है, और इसमें हमारे को एग्जांपल्स होते हैं तो वो होते हैं गर्ल्स, वुमेन। हस्बैंड का मैस्कुलाइन फेमिनाइन पूछता है तो वाइफ हस्बैंड का वाइफ हो जाता है। इस प्रकार दोनों के क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लेता है कि मैस्कुलाइन जेंडर दे देता है और उसका फेमिनाइन कन्वर्टर पूछ लेता है अपने को। जो छोटे एग्जाम्स होते हैं, छोटे कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। एक लंबी लिस्ट है, उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार हम जाने कि मैस्कुलाइन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं तो ये है, हो सकते हैं कि बॉय, मैन ये मैस्कुलाइन जेंडर में होते हैं, गर्ल्स, वुमेन, वाइफ ये सब फेमिनाइन जेंडर में है। जनरल सेंस में हमारे को पता ही होता है कि कौन सा जेंडर है। लेकिन तीसरा जो जेंडर होता है वो होता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर की बात करें तो न फेमिनाइन होता है न मैस्कुलाइन होता है। तो इसका जो पता चलता है, हमें किस प्रकार पता चलता है, इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, वो होती है ऑब्जेक्ट्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। बात एक ही है, ऑब्जेक्ट्स कह लो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स कह लो। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे भी कोई ऑब्जेक्ट है तो वो चेयर, टेबल, ये सब अपने पास में मार्कर, पेन, ये ऑब्जेक्ट कैटेगरी में आते हैं। तो ये किस में शामिल हो गए अपने पास में, ये न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में शामिल होते हैं। जैसे हमें पता चलता है कि न्यूट्रल जेंडर कौन कौन से होते हैं, तो हम नाम, जैसे कोई भी नाम दे दिया, चेयर दे दी, पेन दे दिया, मार्कर दे दिया, तो हम पता लगा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट किस कैटेगरी में होते हैं, वो न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में होते हैं। इस प्रकार पता चल जाता हमारे को। और जो चौथा जेंडर है वो है अपने पास में
चौथा जेंडर की बात करें तो होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? तो कॉमन जेंडर की बात करें तो जिसकी ना मेस्कुलाइन की कैटेगरी में होते हैं, ना फेमिनाइन की कैटेगरी में होते हैं, ना न्यूट्रल की कैटेगरी में होते हैं, वो होते हैं। एग्जाम्पल से जानेंगे तो कि पूरी कैटेगरी बेसिस होते हैं, पूरी रेस की एक जो आइडेंटिफिकेशन है वो जेंडर करवाते हैं। तो वो एग्जाम्पल देखें तो टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, कोई भी एग्जाम्पल ले जो पूरी एक मतलब ना फीमेल हो ना मेल हो, लेकिन दोनों को हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर नोटिफाई करते हैं, तो वो कॉमन जेंडर की कैटेगरी में होते हैं। नाम से भी हमें पता चलता है कि दोनों का कॉमन नेम रखा गया है, तो कॉमन जेंडर होता है। ठीक है, इसका हम आगे एक्सप्लेनेशन करें तो होता है जनरल इंग्लिश में हम क्या कैसे इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। जनरल इंग्लिश में बात करें तो प्रायोरिटी बेसिस करते हैं कि प्रायोरिटी किसको दी जाए, उसी के अकॉर्डिंग जेंडर कौन सा होगा उसको हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में मन अपने को कुछ अलग लगेगा और उसका सही अर्थ लगाएंगे तो उसका अर्थ अलग निकलता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले कि द स्टूडेंट शुड, तो इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इट, हर या हर्स, इट्स हर डे या वर्क ऑन टाइम वर्क, पूरा ही इसको मतलब सेंटेंस को करें द स्टूडेंट शुड, इसमें ये अपने को चूज करने हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद बात करें कि द स्टूडेंट शुड देयर वर्क, ये हमारे को कैसे पता चलता है कि स्टूडेंट पूरी एक कैटेगरी बेसिस है या कॉमन जेंडर है? तो हमें उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इट का यूज ले, हर का यूज ले, या हर्ष का यूज ले, या हिज का यूज ले, या एक ऑप्शन हर भी हो सकता है कि, तो अपने को ऐसा है कि स्टूडेंट तो हम हिज यूज कर सकते हैं कि स्टूडेंट की जनरल सेंस में बात करें तो यहाँ मन करेगा कि हिज लगा दे। एक इंग्लिश हम ऐसे लगाते हैं कि मीनिंगफुल होनी चाहिए, अपने मतलब बोलचाली में हो, उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश का सेंस निकाल लेते हैं, अक्सर वो गलत होता है अपना सेंस। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ना इट है, ना हर है, ना हिज है, तो किसको बेस मतलब प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी इंग्लिश में प्रायोरिटी बेसिस होता है। प्रायोरिटी की बात करें तो वो होता है ही या सी या फिर इट, इनके बेसिस पे प्रायोरिटी होती है। जैसे इसका ही का हिज भी हो जाएगा, हिम भी हो सकता है, सी का हर भी हो जाएगा, इट का इट्स भी हो जाएगा। तो वो किसको हम प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी हम यहाँ पर देते हैं तो वो इट को देते हैं, क्योंकि हमारे को पता नहीं चलता कि ना यहाँ हर की बात कर रहा है, इट की बात कर रहा है, किसके बेस पर प्रायोरिटी देते हैं? जो संख्या में ज्यादा हो या फिर जनरल सेंस में निकले उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें। तो हमारे यहाँ पता लगे कि हाँ भाई हम इट का यूज करें, नहीं इट का यूज नहीं हो सकता, हम जनरल सेंस में इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे होता है कि भाई स्टूडेंट है तो दोनों के लिए अपन यूज करें तो वो इट हो सकता है, लेकिन इट नहीं होगा, यहाँ पर हिज का यूज सही होगा। चलिए हम कुछ डिस्कस करते हैं आगे कॉमन जेंडर को। कॉमन जेंडर के अपने पास में बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। जैसे पहला एग्जाम्पल लेने की बात करें, सोल्जर, मैन सोल्जर, फीमेल सोल्जर, मेल टीचर, या फिर लेडी टीचर। इस प्रकार हम एग्जाम्पल्स की बात करें, या वुमेन डॉक्टर,
तो हमारे को सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जैसे इनकी बात करें कि सोल्जर, तो सोल्जर एक पूरी ग्रुप की बात कर रहा है, एक टीम होती है सोल्जर्स की, पूरी बात कर रहा है, तो यहाँ पर सोल्जर सही है, सोल्जर सही है। आगे बात करें मेन सोल्जर, जनरल वे में देखते हैं तो मेन सोल्जर्स देखने को मिलते हैं, ग्रुप होता है या यूनिट होती है वो सोल्जर्स की मेंस की होती है, तो यहाँ पर भी ये मेन सोल्जर सही कहने होगा। लेकिन फीमेल सोल्जर की बात करें तो ये कहना अपने लिए गलत होगा, क्योंकि फीमेल सोल्जर नहीं हो सकता, मेल सोल्जर्स ही हो सकते हैं, या फिर उस पूरी रेस को दिखाए तो सोल्जर से डिनोट करते हैं या उससे मेंशन करते हैं, ना कि फीमेल सोल्जर को हम एकदम से उसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो लेडी टीचर, लेडी टीचर अपने लिए कहना गलत होगा, क्योंकि पूरी टीचर हमने देखा था कॉमन नाउन में टीचर का एक पूरा सेंस निकलता है जो दोनों को डिनोट करता है, फीमेल और मेल को। तो हम यहाँ पर एक अकेला नहीं कह सकते कि लेडी टीचर। वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर कहना सही होगा। मेल टीचर ये कहना भी अपने साथ गलत होगा, क्योंकि मेल को और फीमेल को हम दोनों को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर पूरी रेस को डिनोट करता है, उसका पूरा रिप्रेजेंटेशन रहता है अकेली सेंस में। तो आगे इस प्रकार ही हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। लेडी या वुमन, मैन, या फिर अगले आगे देखें तो जेंटलमैन या जेंटल वुमेन। तो अपनी बात करें लेडी की, लेडी क्या है, लेडी को या वुमेन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर किसके साथ में कहना अपने को सही होगा या गलत होगा कि लेडी को क्या डिफरेंस है, वुमेन में क्या डिफरेंस है। जनरल सेंस में देखें तो एक ही मतलब निकलता है, लेकिन कुछ अलग है कि लेडी की बात करें तो उसको रेस्पेक्टफुल दी जाती है या रेस्पेक्ट से बोला जाते हैं कि जेंटलमैन एंड लेडीज, तो वहां पर एक आदरणीय भाव निकलते हैं अपने, वही क्या है लेडी को शो करता है। और एक अपन जहां अनजान जगह है या फिर हम नहीं जानते किसी को, तो हम वहां पर वुमेन से निकलते हैं, तो ये जनरल सेंस में निकलता है शब्द है तो वुमेन बोल देंगे हम। और जहां पर अपने को कुछ स्पेसिफिक लेडीज की बात करनी है या फिर अपन कुछ उनको रेस्पेक्टफुल टर्म्स की यूज करें तो हम लेडी का प्रयोग करते हैं। दोनों वर्ड्स में यही फर्क है जरा। अब आगे बात करें तो जेंटलमैन एंड जेंटल वुमन, तो दोनों से कहना सही है, हम जनरल सेंस में इनका यूज लेते हैं। जैसे भाई कोई भी अपन रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो जेंटलमैन एंड लेडीज या वुमन दोनों से कर सकते हैं, दोनों सही हैं, लेकिन जेंटल लेडी कहना गलत है। जनरल सेंस में जेंटल लेडी भी हम बोलते हैं, जो एकदम गलत है, सरासर गलत है कि जेंटल लेडी नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार कुछ एग्जांपल्स हमने देखे कि कॉमन नाउन की कैटेगरी में है, लेकिन उनको हम अब तक शायद मैंने ये नहीं पढ़ा, कहीं भी पढ़ा नहीं होगा कि आपने कि ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका हमारे को पता भी नहीं है कि इनका क्या मीन्स निकलता है, और हम यहाँ पर गलत सेंस निकाल बैठते हैं। जैसे और भी है कुछ, फीमेल शूज, मेंस वियर, जेंट्स या जेंट, इनमें देखें तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो हमारे को पता चलता है कि वुमेन फीमेल शूज हो सकते हैं या वुमेन शूज होते हैं। वुमेन शूज कहना गलत होता है, क्योंकि वुमेन पूरी, इनका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक चीज और है, उसके बेसिस पे करते हैं कि जो भी प्रोफेशन है या फिर उनका कोई भी वर्क है, कोई भी प्रोफेशन है या कोई वर्क है या फिर कोई टाइटल है या जॉब है, उनके बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे टीचर है, एक सोल्जर है, सोल्जर पूरा एक प्रोफेशन है, किसी का भी प्रोफेशन हो सकता है, टीचर एक प्रोफेशन है, तो इनको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, मतलब इनका एक्सप्लेनेशन इनके आधार पर नहीं कर सकते, और वो कहना अपने लिए गलत होता है। जैसे फीमेल शूज, तो फीमेल का शूज थोड़ी होता है, या वुमेन का शूज होता है, तो वुमेन शूज कहना गलत है, फीमेल शूज कहना गलत नहीं है, फीमेल शूज सही है। यहाँ पर फीमेल मेंस वियर जैसे हम पढ़ते हैं कहीं भी लिखा होता है मेंस ड्रेस, मेंस वियर, तो मेंस कहना गलत है, यहाँ पर मेल होता है। बहुत जगह आपने देखा होगा मेंस वियर, तो मेंस वियर गलत होता है, मेल वियर होता है वो। ठीक है, आगे हम बात करें कि जेंट्स या जेंट, तो जेंट्स और जेंट में फर्क होता है। जेंट्स कहना गलत है और जेंट कहना भी गलत है। दोनों के लिए जो वर्ड यूज होता है वो जेंटलमैन यूज होता है। जैसे हमने आगे पहले पढ़ चुके हैं कि जेंट्स और जेंटल
जेंट कोई मीन्स निकलता नहीं है उनके आगे, या जेंटलमैन लिखना होगा या जेंटल लेडी लिखना, एक जरूर लिखना होगा कि उनको स्पेसिफाई किसको कर सकता है। जेंट्स भी हमने पढ़ा है कि बहुत जगह देखते हैं लिखा हुआ मिलता है जेंट्स, तो जेंट्स गलत है। मेंस भी गलत है, मेल वियर होता है, तो यहां पर हमने जेंट की बात की, वो भी गलत है। तो हम बेसिक में जाने तो इनको किस प्रकार कैटेगराइज कर सकते हैं, वो है कि इनका प्रोफेशन के आधार पे या फिर कोई भी जॉब है उसके आधार पे हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा कॉमन नाउन की कैटेगरी में होता है, जेंडर कौन सा मैस्कुलाइन है, कौन सा फेमिनाइन है। इस प्रकार हम इनको डिस्कस कर सकते हैं, इनकी पहचान कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास में हमने ये सारी चीजें देखी कि किस प्रकार नाउन की ये कौन कौन सी कैटेगरीज है, मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, कौन सा जेंडर है, इन सब ने हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम जो भी इनका आगे का डिस्कस है, किस प्रकार नाउन को आगे क्लासिफिकेशन किया गया है, किसके आधार पे किया गया है, वो हम डिस्कस करेंगे।